रैन और सीजैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस पैरामिड के अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। रैन सीजैन से कहता है क्या तुमने इस गॉड की बातों को सुना, इसने अभी भी थोड़ी देर पहले हमसे क्या कहा। सीजैन उसे कहता है हाँ मैंने वो बात सुनी है, यहाँ पर एआई कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा अलग है, हालांकि ये एक गेम टाइप की डंजन है लेकिन फिर भी बॉस यहाँ पर कुछ भी डायलॉग बोल सकते हैं। रैन उसे कहता है मैं डायलॉग की बात नहीं कर रहा, उसने थोड़ी देर पहले कहा था जब तक मैं जिंदा हूँ ये सारे सोल्जर भी मेरे साथ जिंदा रहेंगे और ये सोल्जर्स बाहर आते रहेंगे। ये सोल्जर्स तब तक जिंदा रहेंगे जब तक कि हम दोनों में से एक मर नहीं जाता और सिर्फ एक पीछे नहीं बचता। मुझे लगता है कि ये हमें इस पिरामिड के मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या है, हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया, जैसे मैं यहाँ पर आया उसी वक्त बॉस ने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया और साथ ही अपने पास ये स्केलेटन वाली आर्मी भी निकाल ली। रैन अपने आप में सोच रहा होता है। और एक दूसरा बड़ा हिंट ये है कि ये एक प्री फाइट है क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि मेरा इवोल्यूशन मोड एक्टिवेट हो चुका है। मेरा इवोल्यूशन मोड सिर्फ बॉस के सामने ही एक्टिवेट होता है। सीजैन उसे कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तब मैं साइते के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर आए तो ये सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स यहाँ पर निकल आए। साथ ही वो रैन से कहता है जरा एक सेकंड रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। यहाँ पर आने से पहले मिस्टर ल्यू ने मुझे कहा था कि इन पिरामिड्स के अंदर हमारा डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। अगर हम लोग अकेले फाइट करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम लोग 2 से 3 लोग होते हैं तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है। हालांकि ये सारे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा वीक है लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके साथ निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जब तक ये साइते जिंदा है तब तक ये सारे स्केलेटन्स दोबारा रीजनरेट करके वापस आते रहेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले साइते को मारना होगा। जैसे ही हम साइते को मारेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीजैन रैन से कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वैसे तो तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए हो लेकिन तुमने यहाँ पर आकर मेरी मुश्किल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ पर जितनी ज्यादा ये स्केलेटन आर्मी है मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनको पार करते हुए बॉस तक पहुँच पाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मर जाता हूँ फिर तुम अकेले रह जाओगे और बॉस के साथ फाइट कर लेना। रैन उसे कहता है वैसे तुम्हारा ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, जरा कोशिश करके देखो क्या तुम अपना सेक्रीफाइस कर पाते हो या नहीं। फिर रैन उसे कहता है क्या तुम मुझे 20 सेकंड्स दे सकते हो, बस 20 सेकंड्स तक इन सारे मॉन्स्टर्स को रोका रखना है, मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। रैन जल्दी से अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है। रैन को स्काई टावर को क्लियर करने पर जो 4 आइटम्स मिली थी जो स्पेशल आइटम्स थी वो उन सारी को अपनी ब्लेड के साथ फ्यूज करने वाला है। रैन जल्दी से अपने ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन को फ्यूजन मोड में ले आता है और कहता है चलो अब जल्दी से इन सारी पावर्स को चेक करते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी नई एबिलिटीज हैं। सीजैन उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ब्लेड के साथ किस चीज को फ्यूज कर रहे हो, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। रैन उसे कहता है इसी को डबल अवेकनिंग कहते हैं। डबल अवेकनिंग के बाद हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल वेपन्स होते हैं जिनको हम अपनी नई एबिलिटी के साथ फ्यूज कर सकते हैं। ज़ूफेन सबसे पहले अपनी एक एबिलिटी जिसका नाम स्पाइडर टीथ होता है उसको अपने ब्लेड के साथ फ्यूज करता है। सीजैन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये सारे जो एचिलॉन है, जो फर्स्ट एचिलॉन है, क्या वो भी डबल अवेकनर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन साथ ही वो चिल्लाते हुए उसे कहता है मैंने बचपन से इसका सपना देखा है, मैं भी एक अवेकन बनना चाहता था, मैं शुरू से ही एक एचिलॉन बनना चाहता था, लेकिन तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम भी एक एचिलॉन हो। रैन उसे कहता है अपनी बातें कम करो और फाइट ज्यादा करो, वो सारे मॉन्स्टर्स इस तरफ आ रहे हैं, जल्दी से उन्हें रोक कर रखो। सीजैन उसे कहता है मेरे पास माना एनर्जी बहुत ज्यादा कम रह गई है, मैं अपने स्पेशल मूव को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ, मैं इसको एक बार यूज करने वाला हूँ, उसके बाद बाकी सब तुम्हें संभालना है। सीजैन अपनी तलवार को लेकर घूमना शुरू करता है जिससे उसके पाँव के नीचे एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनती है। इसके स्पेशल मूव का नाम ड्रैग स्वर्ड आर्ट होली अरे होता है। रैन दूसरी तरफ अपने सेकंड एट्रीब्यूट को भी अपनी तलवार के साथ फ्यूज कर लेता है और जैसे ही वो उसको फ्यूज करता है उसकी स्वर्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रैन कहता है हालांकि इसकी अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने इस तरह की तलवार काम देगी, मुझे किसी और स्पेशल स्किल की तलाश है जिसे मैं एक ही बार में यूज करूं और ये सारे के सारे मर जाएं। रैन अपने पास से एक और स्किल को निकालता और कहता है ये वाला स्किल मुझे 10वें फ्लोर पर मिला था जब मैंने स्कारलेट सोल डिफेंडर को मारा था। सीजैन उसे कहता है ज़ेंग्रैन क्या तुमने अभी तक इसका कोई तोड़ निकाला है या नहीं, चलो जल्दी करो जो भी करने वाले हो, अगर तुम कोई पेंडारा बॉक्स खोलने वाले हो तो उसे जल्दी से खोल लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूं और तुम भी मेरे साथ ही मरो। मेरी माना की पावर बहुत ज्यादा कम रह गई है इसलिए जल्दी करो, तुम्हें जो कुछ भी करना है। रैन अपने पास से एक छोटी सी बॉटल निकालता है जिसके अंदर पोशन होता है। रैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी माना की पावर को यूज कर रहे हो और साथ ही वो बॉटल उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है इसे जल्दी से पी लो। सीजैन उसे कहता है मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे पास बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं। रैन जैसे ही अपने स्किल को उस अपनी स्वर्ड के साथ फ्यूज करता है उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कंग्रेचुलेशन, अपनी स्वर्ड की नई फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया है। इस नई फॉर्म को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हारी स्वर्ड की स्ट्रेंथ 30% तक बढ़ जाएगी। रैन कहता है इस बार जो मुझे स्पेशल स्किल मिला है इसके साथ लेवल 2 लिखा हुआ है, हो सकता है ये मेरा ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन की वजह से है क्योंकि मेरा ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन भी लेवल 2 पर पहुंच चुका है। रैन कहता है ब्लेड ऑफ इवोल्यूशन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जितनी ज्यादा मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जितनी ज्यादा मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ, ये उतना ज्यादा इवॉल्व होता है, यानी कि ये
ये स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है। साथ ही रैन अपने चौथे स्किल को भी एक्टिवेट करता है और उसे भी अपनी स्वर्ड के साथ फ्यूज करता है। चौथा स्किल उसे 50 फ्लोर पर मिला था जब उसने शूरा हिल्ड को मारा था। शूरा हिल्ड को अपनी तलवार के साथ फ्यूज करने के बाद उसे जो स्पेशल स्किल मिलता है उसका नाम डांस ब्लड फ्यूरी होता है। ज़ू फैन कहता है मैं इसको सिंगली तो यूज नहीं कर सकता, चलो इसे मैं अपनी ग्रेट स्वर्ड फॉर्म के साथ मिला देता हूँ जिससे ये दोनों मूव एक साथ यूज हो जाएंगे। सी जैन उसे कहता है रैन तुम्हें कितना ज्यादा और टाइम लगने वाला है, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, जल्दी करो जो भी करना है। रैन उसे कहता है मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी नई पावर। रैन जल्दी से अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन को ग्रेट स्वर्ड फॉर्म में चेंज कर लेता है और उसकी छोटा सा ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन एक बड़ी सी तलवार बन जाता है। सी जैन उसे कहता है अब जबकि तुमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है तो फिर मैं पीछे हट रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं, तुम आगे बढ़कर इन सब का सामना करो। रैन आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है, इन सारे स्केलेटन मॉब्स को मुझे अपनी टेस्टिंग के लिए यूज करने दो। रैन अपनी तलवार को घुमाता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उसके सामने जितने भी स्केलेटन्स आते जाते हैं उन सभी को वो काटता जाता है। सी जैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। रैन उसे कहता है अब जबकि इन सारे स्केलेटन्स को मारना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट बॉस होने वाला है, अब हम दोनों मिलकर साइते को मारेंगे। रैन आगे की तरफ भागता जाता है और रास्ते में जितने भी स्केलेटन्स आर्मी के लोग आते हैं उन सभी को मार देता है। सी जैन उसे कहता है तुम्हारी पावर तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है, जब हम लोग इस ग्रेट डंजन के अंदर थे तब तुम कहाँ पर थे? रैन उसे कहता है मैंने तुम्हें बताया ना, मैं भी तुम्हारे साथ इस डंजन के पोर्टल के अंदर आया था लेकिन मैं वहीं से टेलीपोर्ट हो गया था स्काई टावर में, वहाँ पर मैंने बहुत सारे फ्लोर्स को क्लियर किया जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे नए स्किल्स मिले। सी जैन उसे कहता है मुझे पहली बात तो यह कि स्काई टावर के बारे में पता ही नहीं कि वो कौन सी जगह है, लेकिन क्या वाकई में स्काई टावर में जाने के बाद कोई भी हंटर अपनी पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है? रैन कहता है मेरा डांस ऑफ ब्लड फ्री इफेक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बुरे हैं, इससे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। अगर ये स्किल किसी और के पास होता वो तो अब तक मर चुका होता, लेकिन मेरे पास क्योंकि सीफोन हीलिंग की एबिलिटी है जो कि मेरी अपनी इनेट एबिलिटी है की मदद से मैं अपने साइड इफेक्ट को क्लियर कर सकता हूँ। जितनी ज्यादा मेरी एचपी यूज हो रही है मैं उतनी ज्यादा अपनी एचपी को दोबारा से हील किए जा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी एक मसला है कि मेरी सीफोन हीलिंग वाली जो एबिलिटी है वो भी माना पावर को एब्जॉर्ब करती है। मेरे पास माना पावर इतनी ज्यादा नहीं बची, मुझे जल्दी से जल्दी सबको खत्म करना होगा। रैन रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद साइते तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है। साइते भी अपनी स्वर्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। साइते उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अब जबकि तुम्हारा सामना मुझसे है तो क्या तुम मेरे साथ भी फाइट कर सकते हो? मैं अपने स्केलेटन्स की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन उसी वक्त एक तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। साइते अपने पीछे की तरफ देखता है तो सी जैन उसके पीछे खड़ा होता है, उसने अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार धंसा दी होती है। सी जैन उसे कहता है मैं तो कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था, तुमने पीछे की तरफ तो देखा ही नहीं। साहित्य उसे कहता है तुम्हारा ये स्नीक अटैक तो बहुत ज्यादा बुरा था, और साथ ही वो उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। साहित्य उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि ये सिर्फ स्पेशल स्किल तुम्हारे पास है, तुम्हारे हंटर्स के पास ही हो सकते हैं, मेरे पास भी मेरे स्पेशल स्किल है। और साथ ही वो अपने पास से एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाता है, वो सारे का सारा एनर्जी बॉल साहित्य और सी जैन दोनों को कवर कर लेता है, जबकि रैन उस एनर्जी बॉल की वजह से पीछे की तरफ धकेला जाता है। सी जैन ने क्योंकि अपनी तलवार को पकड़ा हुआ है इसलिए वो भी उसकी बॉडी के साथ अटैच है। साहित्य उसे कहता है अब इस इफेक्ट की वजह से तुम बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे अगर तुम अपनी तलवार को छोड़कर यहाँ से जाते नहीं। सी जैन अपनी तलवार को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। सी जैन रैन से कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इस बॉस को मार सकते हो, लेकिन मुझे इस बॉस को हैंडल करने दो, मुझे इस बॉस को मारने दो। रैन उसे कहता है चलो भाई ठीक है, ये सारा बॉस तुम्हारा हुआ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस बॉस को मार सकते हो। साहित्य हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इंसान एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो? ऐसी बात नहीं है, जब भी कभी मौका आता है तुम सब लोग भाग जाते हो। साहित्य सी जैन से कहता है अगर तुम अपनी तलवार को छोड़ देते हो तो फिर अभी तक तुमने मुझ पर जितना भी अटैक किया है उस सब का तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अपनी तलवार को पकड़ कर रखते हो तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा और थोड़ी देर में तुम मेरे एरिया इफेक्ट की वजह से मारे जाओगे। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ी देर तक इस तलवार को यहीं पर पकड़ कर रखोगे तो ये लड़का जो यहाँ पर खड़ा है ये तुम्हें बचा सकता है। हम दोनों की पावर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मेरी पावर तुमसे बहुत ज्यादा है, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। और साथ ही साहित्य अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है और कहता है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपनी पावर को बढ़ाने से क्या होता है, और साथ ही वो अपनी एरिया इफेक्ट की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि सी जैन और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। रैन सी जैन से कहता है सी जैन तुम्हें अपनी तलवार को छोड़कर बाहर आ जाना चाहिए, स्केलेटन आर्मी भी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ रही है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सी जैन उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि इस बॉस को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, और दूसरी बात मैं अपनी तलवार को कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हें मेरे रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर सीजन अपनी एक बैकग्राउंड मेमोरी दिखाता है। जब सीजन एक छोटा बच्चा हुआ करता था तब वो पहली बार सानवू से मिला था, जो कि उसका वाइस प्रेसिडेंट है। तभी ये दोनों ही बच्चे हुआ करते थे। सानवू बहुत ही वीक होता था, बहुत सारे लोग उसे बुली करते थे और उसे मारते पीटते रहते थे। हालांकि इन दोनों की मुलाकात भी इसी तरह हुई थी। सीजन भी उसे बुली करने के लिए वहाँ पर जाता है। गली में वो पहले ही मार खा के बैठा होता है। सीजन आते ही उससे कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक नया लड़का आया है जिसका नाम सानवू है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और अपने बच्चे पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे बुली करते हैं और उसे मारते पीटते रहते हैं। और सानवू हमेशा ही मार खाता है। उसे घर से जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है वो सारे लोग उसे मार पीट कर उससे वो सारे पैसे ले जाते हैं। सीजन के हाथ में एक लकड़ी की तलवार होती है। सीजन उसे कहता है, मेरा नाम मास्टर सीजन है। यहाँ पर जितने भी बुली लड़के हैं और जितने भी डाकू चोर लुटेरे हैं वो सारे मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं। आज मैं यहाँ पर तुम्हें बुली करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम वाकई में आगे से फाइट बैक नहीं करते। चलो फिर देखते हैं कि मेरे सामने तुम फाइट बैक करते हो या नहीं। वो आगे बढ़कर उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ? मैं किसी को बुली नहीं कर सकता। और साथ ही सीजन उसको पीटना शुरू कर देता है। वो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है और फिर उसे कहता है, क्या तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ा महान इंसान समझते हो? जब लोग तुम्हें बुली करते हैं, जब तुम्हें मारते हैं और तुम्हारे पैसे तुमसे छीन कर ले जाते हैं, तब तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तुम कभी भी किसी के साथ फाइट बैक करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है कि फाइट बैक ना करने की वजह से तुम कोई महान इंसान बन जाओगे? दूसरे देखने वाले लोग भी तुम्हें देखकर आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम खुद ही फाइट बैक नहीं करना चाहते तो हम लोग तुम्हारी हेल्प क्यों करें? सीजन उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात को सुनने वाले हो। चलो जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, मुझे यहाँ से जाना भी है। सानवू उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गाली देते हुए कहता है, तुम सब लोग बहुत बड़े कमीने हो। तुम सब लोग मुझे बुली करने के लिए आते हो। सीजन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिर इस लड़के में इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? सानवू सीजन के हाथ पर काट लेता है और फिर साथ ही उसके शर्ट को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच कर लाता है और अपने सर को उसके सर के साथ टकराता है। और फिर वो दोनों वहीं पर लड़ना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को बहुत सारे पंचेस मारते हैं और बार बार अपने सर को टकराते हैं। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं। सीजन उसे कहता है, तुम तो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो। सानवू उसे कहता है, अच्छा ठीक है, चलो फिर से फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। सीजन कहता है, नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। हम लोग यहीं पर अपनी फाइटिंग को खत्म करते हैं। सीजन अपनी लकड़ी की तलवार को उठाता है और उसे सानवू को देते हुए कहता है, तुम इस लकड़ी की तलवार को अपने पास रख सकते हो। मैंने इस तलवार को अपने हाथों से बनाया है, लेकिन अब ये लकड़ी की तलवार मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सीजन उसे कहता है, मैंने किसी से सुना था कि फाइटिंग से हम लोग दोस्त बना सकते हैं। हम दोनों ने फाइट की तो इसका मतलब अब हम दोनों दोस्त हैं। और साथ ही सीजन उसे उस तलवार को चलाना भी सिखाता है। उसे ड्रैग स्वर्ड आर्ट के बारे में बताता है, अपनी होली स्लैश को। सानवू उसके हाथ से वो तलवार ले लेता है और कहता है, तुमने अपने स्पेशल मूव का नाम होली स्लैश क्यों रखा है? ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर वो दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं। सीजन उसे कहता है, इस नाम से क्या फर्क पड़ता है, चाहे इसका नाम कोई भी हो। बस तुम इस बात को याद रखना, अगर दोबारा तुम्हें कोई बुली करने के लिए आए तो उसके सामने खड़े हो जाना और अपनी तलवार को बस घुमाना है और ये इस्तेमाल हो जाएगी। अगली बार जब भी तुम मुश्किल में हो तो मुझे याद करना, मैं वहीं पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। सीजन अभी अपनी तलवार को घुमाकर उसे सिखा रहा होता है कि इसको कैसे चलाना है। उसी वक्त वहाँ पर एक बड़ा लड़का आकर उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की लकड़ी की तलवार पकड़ लेने से तुम एक हीरो बन गए हो? तुम इस लड़के का ज़हन खराब कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़के को समझाने से या इसके अंदर हौसला भर देने से ये हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसकी तुम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो? उस बड़े लड़के के साथ एक और लड़का होता है। वो दोनों इन दोनों को पकड़ लेते हैं। दूसरे वाला लड़का उसकी जेब से पैसे निकाल रहा होता है। बुली लड़का कहता है कि मैं तो यहाँ पर पैसों के लिए आया था क्योंकि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे तुम भी यहीं पर मिलने वाले हो। हम लोग तुम्हें भी अच्छा सबक सिखाएंगे। सानवू उन सबसे चिल्लाकर कहता है, मेरे पास पैसे हैं, मुझसे पैसे ले लो, लेकिन इसको मत मारो, ये इस सब का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा पीटते हैं और साथ ही उसकी लकड़ी की तलवार को भी तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं, ऐसे सपने देखना बंद करो जो पूरे नहीं हो सकते। तुम्हें लगता है कि तुम एक हंटर बन सकती हो, इसलिए तुम इस तलवार की आर्ट को सीख रहे हो, लेकिन एक लकड़ी की तलवार के साथ तुम कभी भी एक हंटर नहीं बन सकते। फिर वो दोनों इन दोनों को पीटने के बाद वहाँ से चल देते हैं और जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि इन दोनों को लगता है कि ये हंटर बन सकते हैं। यहाँ पर क्या मजाक हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा वीक है। सीजन काफी ज्यादा जख्मी होता है। वो अपनी तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को उठाता है। उसी वक्त सानवू आगे बढ़ता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? सीजन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और वो अपनी तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीजन पढ़ता है। वहीं पर सीजन अपनी क्लास में बैठा होता है तो सारे बच्चे खिड़की में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है। हमारी साथ वाली क्लास का एक लड़का एक हाई स्कूल के लड़के के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि वो लड़का पागल हो गया है, वो तो उससे बहुत ज्यादा मार खाएगा। एक लड़का कहता है, मुझे पता है इस लड़के का नाम सानवू है। ये तो हमेशा ही इन सबसे बुली होता है और हमेशा इन सबसे मार खाता है। इसमें इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? सीजन उनकी बातों को सुनकर इग्नोर कर देता है, लेकिन उनमें से एक कहता है, जरा उसके हाथ में तो देखो। उसके हाथ में एक लकड़ी की टूटी हुई तलवार है जिसके ऊपर उसने बहुत सारी पट्टियां लपेटी हुई हैं। एक
लड़की कहती है ये तो किसी किस्म की कोई तलवार नहीं लगती, मुझे लगता है कि उसने किसी कचरे के डब्बे से लकड़ी के टुकड़ों को उठाकर जोड़ा हुआ है। हाई स्कूल वाला लड़का उसे कहता है मुझे समझ नहीं आती कि तुम अपनी इस लकड़ी की टूटी हुई तलवार के साथ क्या कर लोगे, तुम मेरे सामने इस तरह आकर क्यों खड़े हो गए हो, मुझे तुम्हारी और उस दूसरे लड़के की समझ नहीं आ रही, तुम दोनों को मुझसे मार खाने का शौक है। हाई स्कूल वाला लड़का उसे कहता है जरा अपनी टांगों की तरफ तो देखो, तुम्हारी टांगे किस तरह कांप रही हैं, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े हो। सानू उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर सीजैन का बदला लेने के लिए आया हूँ। कल तुमने सीजैन को बहुत ज्यादा पीटा था, साथ ही उसकी तलवार को भी तोड़ा था, और साथ ही वो ड्रैग स्वर्ड आर्ट की टेक्निक को यूज करते हुए वही सेम टेक्निक जिसका नाम होली स्लैश है, उसी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए भागता हुआ आगे की तरफ जाता है। देखने वाले सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लगता है ये लड़का बहुत ही बुरी तरह पिटने वाला है, इसे लगता है कि ये टूटी हुई तलवार के साथ हाई स्कूलर लड़के को मार सकता है। इसी वक्त क्लासरूम में दिखाते हैं सीजैन जो कि पहले अपनी बुक पढ़ रहा था वो वहाँ पर नहीं होता, वो अपनी टेबल से उठ जाता है। वो भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे कहता है पहले तुम लोग मुझे बुली किया करते थे, मैं कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन अब मुझे किसी ने एक वजह दे दी है तुम जैसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की। मेरे पास एक दोस्त है, अगर तुम लोग मेरे दोस्त को बुली करोगे तो मैं उसके लिए तुम लोगों से बदला लूंगा, चाहे मुझे कितनी ही मार क्यों न खानी पड़े, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए तुम लोगों से बदला जरूर लूंगा। सानू जैसे ही उसके ऊपर अपनी तलवार चलाता है वो एक ही हाथ से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसकी तलवार जो कि पहले से ही टूटी होती है वो फिर से टूट जाती है, और साथ ही वो सानू को पीछे की तरफ किक मारते हुए कहता है तुम मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं हो, तुम तो मुझ पर अटैक भी नहीं कर सकते। सानू बेचारा नीचे गिर जाता है। वो हाई स्कूलर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक हंटर बन चुके हो, तुम्हारी अवेकनिंग हो चुकी है, तुम तो अभी भी वही कचरा हो जो पहले थे। वो लड़का उस तलवार को फिर से तोड़ देता है और कहता है ये तलवार मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मुझे इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो उसको तोड़ने के बाद नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर पांव मारते हुए उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, और सानू से कहता है चलो फिर देखते हैं अब तुम इस तलवार को कैसे जोड़ोगे। फिर वो हाई स्कूलर आगे बढ़ता है और सानू से कहता है लगता है कि तुम्हारी जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। सानू चिल्लाकर उसे कहता है यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक कचरा हो जिसे पता है कि वीक लोगों को कैसे बुली करना है, हमारे जैसे कचरे की जगह सिर्फ डस्टबिन में है। हाई स्कूलर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी पाँव ऊपर की तरफ उठाकर उसे किक मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे किक मारने लगता है वहीं पर सीजन भागता हुआ आता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो हाई स्कूलर नीचे गिर जाता है। सीजन वहाँ पर आने के बाद उसे कहता है सानू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अकेले इसको हरा सकते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। हाई स्कूलर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है सुरभ बालुआ लड़के तुम फिर से आ गए, पता है कि कल वाली मार तुम भूल चुके हो, चलो फिर ठीक है आज मैं तुम दोनों को इकट्ठे सजा दूंगा। और वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और सीजन के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे सीजन नीचे की तरफ गिर जाता है। सीजन के नीचे गिरने के बाद वो लड़का आगे बढ़ता है और उसे सर से पकड़ने के बाद उसके सर को जमीन पर पटक कर दे मारता है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और साथ ही वो हाई स्कूलर उसके सर पर अपना पाँव रख लेता है और उसे कहता है क्या अब तुम सरेंडर करना चाहते हो या नहीं, या तुम्हें अभी भी मुझसे फाइट बैक करना है। सीजन सरेंडर करने की बजाय उसे माँ की गाली देता है, जिसकी वजह से वो हाई स्कूलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना पाँव उठाकर उसे किक मारने लगता है और कहता है तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, लगता है कि तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन जैसे ही वो उसे किक मारने लगता है सन वो आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के दरमियान में एक जबरदस्त किक मारता है और उसके अंडे फोड़ देता है। जैसे ही उस हाई स्कूलर को किक लगती है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त सीजन फिर से उठता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। इस बार सीजन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो लड़का नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाता है। सानू उसकी टूटी हुई तलवार को फिर से उठा लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी टूटी हुई तलवार को फिर से जोड़ दिया था, लेकिन इस लड़के ने तुम्हारी तलवार को फिर से तोड़ दिया है। सीजन उसे कहता है माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने अपनी तलवार को वहाँ पर फेंक दिया और वहाँ से चला आया। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी तलवार को नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उसे पकड़ कर रखूंगा। और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं एक दिन जरूर हंटर बनूंगा और हंटर बनने के बाद मैं अपना एक गिल्ड बनाऊंगा। सानू उसे कहता है तो भी ठीक है, मैं भी फ्यूचर में एक क्रिएटर बनूंगा, तुम अपने वेपन्स को तोड़ दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे नए वेपन्स बनाकर दूंगा या फिर उन्हें जोड़ कर दे दूंगा। वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं और कहते हैं चलो फिर ये सेटल हुआ, हम दोनों का एक ही सपना है, हम दोनों एक गिल्ड बनाएंगे, तुम मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, मैं अपने गिल्ड का प्रेसिडेंट बनूंगा। फिर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। सीजन साइते से कहता है तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, मैं अपनी तलवार को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था, मैं एक गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे एक नंबर 1 एचिलॉन बनना है, तुम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो, चाहे मेरा वेपन कितनी ही बार क्यों ना टूट जाए, मैं इस वेपन को नहीं छोड़ने वाला। और उसी वक्त दिखाते हैं कि उसकी तलवार के अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं और यहीं पर सीजन अपने नई इननेट एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, इसका नाम ब्रोकन क्रिम्सन लाइटनिंग होता है। उसकी तलवार के टूटने की वजह से उसके अंदर से बहुत सारी क्रिम्सन लाइटनिंग निकलती है। रैन भी उसकी तरफ देखकर कहता है लगता है कि ये अपनी तलवार
कार की ड्यूरेबिलिटी को एक्सप्लोसिव मूड में लेकर जा रहा है और साथ ही उसकी स्वर्ड वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे साइते मर जाता है। साइते रीसेट हो रहा होता है और रीसेट होते होते वो उनसे बातें कर रहा होता है। वो उनसे कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे मार दिया है, मैं दोबारा से रीसेट हो जाऊंगा जब भी ये डंजन दोबारा से ओपन होगी। लेकिन तुम सब लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा बुरा है। मुझे लगता है कि एक न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन तुम्हारे लिए वो न्यू एरा एक हेल है। और साथ ही साइते की बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और वहाँ पर सिर्फ एक क्रिस्टल रह जाता है और उनके पास विंडो ओपन होती है और उन्हें कहा जाता है कि तुम लोगों ने साइते को मार दिया है। रैन उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छा लड़ते हो, तुमने बॉस को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। सीजैन उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी उस माना की बोतल की वजह से हुआ है, जो पोशन तुमने मुझे दिया था मेरे माना को रीफिल करने के लिए। उसी बोतल की एनर्जी की वजह से मैं अपने लास्ट स्किल को एक्टिवेट कर पाया। सीजैन उसकी बॉडी से निकलने वाले उस एनर्जी वाले क्रिस्टल को देखकर कहता है जब ज़ाओबी ने तोत को हराया था तो उसे उसके हाथ से छड़ी मिली थी जो कि एक वेपन था। मुझे लगा था कि इस बॉस को हराने पर मुझे भी गॉड का एक फ्रेगमेंट मिलेगा जिसे मैं अपने लिए एक वेपन के तौर पर यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे क्रिस्टल मिलने वाला है। इस क्रिस्टल का मैं क्या करूंगा, मुझे तो इस क्रिस्टल को यूज करना भी नहीं आता। रैन उसे कहता है अब जबकि साइते को तुमने मारा है तो ये क्रिस्टल तुम्हारा है, तुम इस क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हो। बड़े पायरामिड को ओपन करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बार तुम बॉस से फाइट कर लो, बॉस से फाइट करने के बाद वापस आकर ये क्रिस्टल मुझे वापस कर देना, मैं इसे सानमू को दूंगा, शायद वो इस क्रिस्टल को यूज करते हुए मेरे लिए कोई पावरफुल वेपन बना दे। रैन उस क्रिस्टल की तरफ देखता है और उसे अपने सिस्टम से जांच कर देखता है। उसका सिस्टम उसे एनालाइज करने के बाद बताता है तुम इस क्रिस्टल को अपने ब्लेड के साथ फ्यूज कर सकते हो। रैन कहता है अब जबकि मैं इसे अपने ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के साथ फ्यूज कर सकता हूँ तो भी ठीक है, मैं इसे अपनी इन्वेंटरी में रख लेता हूँ, शायद ये मेरे किसी काम आ जाए। उसे कहता है हमने साइते को तो हरा दिया है, लेकिन साइते ने जाने से पहले जो कहा था मैं उससे काफी ज्यादा परेशान हूँ। उसने कहा था कि एक न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है और उस न्यू एरा में हमारे लिए हेल है। मुझे नहीं लगता कि उसने जो कुछ भी कहा है ये सब कुछ सिस्टम की तरफ से फिक्स किए हुए लफ्ज थे। मुझे लगता है कि शायद साइते ने सारी बातें अपने पास से कही है। उसका ऐसा कहने का क्या मतलब है कि हम लोग हेल को एक्सपीरियंस करेंगे। सीजैन उसे कहता है चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी अब साइते मर चुका है, हमारी डंजन फिर से नॉर्मल हो गई है। लेकिन उसी वक्त उनके पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, एक वार्निंग दी जा रही होती है कि सिस्टम अपने आप रीसेट हो रही है। डंजन के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल दिखा गया है, इसी वजह से डंजन को रीसेट किया जा रहा है। रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये ऐसा तो नहीं है कि ये डंजन इवोल्यूशन मूड में चेंज हो रही है, लेकिन मुझे तो सिस्टम ने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा। और साथ ही काउंटडाउन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एक पायरामिड के ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और साथ ही 7 से नीचे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही फर्नांडो का सीन दिखाया जाता है। वो सारे मिस्टर ली से पूछते हैं मिस्टर ली क्या आपको इस सब के बारे में पता है। मिस्टर ली उनसे कहते हैं मुझे नहीं पता, एसोसिएशन के रिकॉर्ड्स में इस तरह का कोई भी डेटा नहीं है। फर्स्ट एचिलोन भी उस बड़े से पोर्टल की तरफ देखकर कहते हैं पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं इसी वजह से तो हमें यहाँ पर नहीं भेजा गया। पहले वो ग्रे गेट वाला इशू था, उसे भी सॉल्व करना पड़ा, वो भी अभी तक वहाँ पर जाकर हमारी मेन अटैक फोर्स फाइट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक और मसला क्रिएट हो गया है। लू वैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, सभी को मत बताओ। लू वैन उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ट्रिनिटी ने मुझे यहाँ पर आने से पहले क्या कहा था। उसने कहा था कि सूके और रैन के ऊपर नजर रखना, वजह से हम दोनों यहाँ पर हैं। यहाँ पर ट्रिनिटी हंटर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मास्टर डू को कहा जा रहा है। वहीं पर सामने बड़े पिरामिड का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर दिखाते हैं सामने एक गॉड बैठा होता है, एक बॉस। साथ ही दूसरी तरफ रैन का सीन दिखाते हैं। रैन फिर से नथिंगनेस में चला जाता है जहाँ पर सिर्फ व्हाइट रोशनी होती है। रैन कहता है पता नहीं ये कौन सी जगह है, जब भी इवोल्यूशन मूड स्टार्ट होने वाला होता है मैं ऐसी जगह पर पहुंच जाता हूँ। और साथ साथ ये अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि काउंटडाउन कंप्लीट होने वाला है और बहुत ही जल्दी इस डंजन को रीसेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही उसकी रीसेटिंग कंप्लीट होती है उस डंजन के अंदर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। वो सारे हंटर्स जो कि बाहर खड़े होते हैं वो भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हम लोग तो डेजर्ट के अंदर थे, अचानक यहाँ पर बर्फ कहाँ से गिरना शुरू हो गई। उनमें से कुछ हंटर्स कह रहे होते हैं शायद ये डंजन के रीसेट होने की वजह से हुआ है, थर्मल चेंज हो गया है। लेकिन अगर डंजन रीसेट हुई है तो इसका मतलब हमने 2 गार्ड्स को हराया है, क्या वो भी दोबारा से रीसेट हो जाएंगे। मिस्टर ली भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर डेजर्ट के अंदर अचानक से बर्फ कहाँ से आ गई है। उसी वक्त मास्टर ली पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे से ज़ेंग रैन आ रहा होता है। वो उसे कहते हैं तुम तो रैन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए। उसे कहता है ये सब कुछ बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं मैंने और सीजैन ने मिलकर गॉड साइटे को हरा दिया है। मिस्टर ली से कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मुझे सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी थी कि गॉड साइटे को हरा दिया गया है। ज़ाओबी भी आगे बढ़ती है और रैन से कहती है रैन तुम कहाँ पर चले गए थे, मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी जब मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं देखा। रैन उसे कहता है वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं यहाँ पर वापस नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे किसी को बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। हांगडू ग्रुप का लीडर भी आगे बढ़ता है और कहता है तो ये है ज़ेंग रैन, हमारा अभी पुराना हिसाब बाकी है।
रैन उसे कहता है हमारे दरमियान कुछ भी बात करने को नहीं है, तुम्हारी लड़की ने जानबूझकर मेरे साथ फाइट रखी थी, हम दोनों अरीना में अपनी मर्जी से गए थे। वो हंसना शुरू कर देता है और वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सबको रैन की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि क्या तुम सब लोगों को पता है ये एक कर्स डीलर है, ये एक श्रापित लड़का है, ये जहाँ भी जिस टीम के साथ जाता है वो सारे लोग मारे जाते हैं। लास्ट टाइम ये जिस डंजन के अंदर गया था वहाँ के सारे मेंबर्स मारे गए थे। मुझे तो लगता है कि ज़ेंग रैन यहाँ पर है, इसका मतलब इस डंजन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इस रैन की वजह से हो रहा है क्योंकि ये श्रापित है। वो सारे भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में श्रापित है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्या हम लोग यहाँ पर इस लड़के की वजह से मरने वाले हैं। हांगटू बॉस आगे बढ़ता है और रैन को कॉलर से पकड़ते हुए कहता है क्या तुम भूल चुके हो तुमने मुझे किस तरह बेइज्जत किया था उस लाइव स्ट्रीमिंग में, हमारे गिल्ड की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, अभी भी तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान में बात करने को कुछ भी नहीं है। रैन उसके हाथ को पीछे की तरफ झटक देता है और जल्दी से अपना डैगर निकाल लेता है और कहता है अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर ठीक है, फाइट करते हैं। रैन उसे कहता है लूमी की तरह हम दोनों फाइट टू डेथ कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों आपस में झगड़ने ही लगते हैं कि लू मैन आगे बढ़ता है और उन सबसे कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैं तुम सब लोगों को इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ रैन की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी रैन की तरह एक डबल वेकनर हूँ। अगर ये सब कुछ रैन की वजह से होता तो मेरा सिस्टम मुझे भी नोटिफिकेशन देकर बता देता। इस डंजन की करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए बल्कि बाकी सभी को सेफ रखने के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे ये सोचते हैं। मास्टर ली कहते हैं अब जबकि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि इस डंजन के अंदर जो भी अब नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, बेहतर तो यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर जितने भी एनपीसी हैं उनसे पूछ लेते हैं। वो आगे बढ़ता है और विलेज चीफ से कहता है विलेज चीफ क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि डंजन के अंदर क्या हो रहा है और ये डंजन रीसेट क्यों हो रही है और ये डेजर्ट के अंदर स्नो कहाँ से गिर रही है। विलेज चीफ अपना हाथ उठाता है और स्नो में हाथ फेरते हुए कहता है ये तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, गॉड्स हमसे बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। साथ ही वो चिल्लाते हुए उन सबसे कहता है हमारी ग्रेट गॉड हॉरस ने बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये हमारे विल्चर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब हम लोगों के लिए एक नया वक्त आ चुका है, हमारा वक्त बदल चुका है, अब हम लोग बहुत ही खुश रहेंगे। अब हमें तुम सब हंटर्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तुम सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। मिस्टर ली कहते हैं अगर तुम सब लोगों को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है तो फिर हमारी डंजन का क्या होगा, हम लोग तो यहाँ पर डंजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। वहीं एक लड़का आगे बढ़ता है और कहता है मिस्टर ली मुझे लगता है कि गेम के अंदर कोई बग आ गया है, ये एनपीसी कुछ ज्यादा ही उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लू मैन उन सबसे कहता है अगर हम लोगों ने इस डंजन को क्लियर नहीं किया तो हम लोग इस डंजन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए सबसे पहले तो हमें इस डंजन को क्लियर करना है। ये बात सुनते ही वो विलेज चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से उसकी पावर्स रिलीज होती हैं और उसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम सब लोग हमारे यहाँ पर न्यू एरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, हमारे ऊपर हमारे गार्ड्स ने ब्लेसिंग्स बरसाई हैं और मुझे लगता है कि तुम सब लोग इस सब को बर्बाद कर दोगे, मुझे तुम्हें यहीं पर रोकना होगा। और साथ ही वो अपनी शेप को चेंज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बन जाता है और उन सब से कहता है तुम सब लोग इस डंजन को और ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते, तुम सब लोगों को यहाँ से वापस जाना होगा, यहाँ पे यहीं पर मरना होगा। विलेज चीफ ड्रैगन बनने के बाद हवा में उड़ना शुरू कर देता है। सारे हंटर्स नीचे खड़े ये बातें कर रही होती हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये डंजन तो वाकई में अब नॉर्मल है, यहाँ पर तो एनपीसी भी एक ड्रैगन बन सकते हैं। जबकि वैन फैंग उनसे कहता है ये तो सिर्फ एक छोटा सा ड्रैगन है, इससे डरने की क्या जरूरत है। क्लोवर गिल्ड की लीडर उसे कहती है मिस्टर ल्यू यहाँ पर हो क्या रहा है। वो कहता है मुझे नहीं पता, सब लोग बस इसके ऊपर अटैक करो और इस ड्रैगन को मार दो। लू मैन उन सबसे कहता है ड्रैगन की फायर ब्रीदिंग और इसके अटैक्स, इसके पंजे के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जितने भी लो रैंक के हंटर्स हैं वो सारे इनके अटैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जबकि हाई रैंक के हंटर इस पे ऊपर अटैक करो। वो ड्रैगन अपने मुंह में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। मिस्टर ली उन सबसे कहते हैं यहाँ की सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और ये डंजन भी रीसेट हो चुकी है, हमें पहले जाकर हॉरस की पिरामिड में जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सूखे की क्या हालत है और वहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन जबकि हम सब लोग इस ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन जाएगा और जाकर देखेगा। रैन उसे कहता है मैं हॉरस की पिरामिड में जाने को तैयार हूँ, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि सूखे कैसी है। मिस्टर ली कहते हैं और इसके साथ कौन जाना चाहेगा। हांगडू ग्रुप का बॉस आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो फाइनली तुम इस बात को रियलाइज कर रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वैसे तो वो लड़की मेरे गिल्ड की एक मेंबर है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए, मैं इस लड़के के साथ जाऊंगा। लू मैन उसे कहता है नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, तुम्हें इस लड़के के साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम दोनों में पहले से एक झगड़ा चल रहा है, कहीं वहाँ पर जाकर तुम दोनों आपस में झगड़ना शुरू न कर दो, इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ। अब क्योंकि मैं एक फर्स्ट एचिलोन हूँ, मैं वहाँ पर जाकर चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो उसको संभाल सकता हूँ और यहाँ की सिचुएशन को संभालने के लिए वैन फेंग यहीं पर रहेगा और इस ड्रैगन के साथ फाइट करेगा। वो तुम सब लोगों को लीड करेगा क्योंकि वो भी एक फर्स्ट एचिलोन है। वैन फेंग के यहाँ पर होते हुए मुझे नहीं लगता कि मेरी यहाँ पर कुछ ज्यादा जरूरत है। वैन फेंग से कहता है मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर इस ड्रैगन को संभाल सकता हूँ, मुझे तो ये कचरा लग रहा है, ये ड्रैगन भी नहीं है, इस तरह के अगर 10 ड्रैगन भी आ जाएं तो मैं उन सबको अकेले संभाल सकता हूँ। मिस्टर ली उन सबसे कहते हैं चलो फिर ठीक है,
मास्टर लू वैन ने जैसा कहा है हम लोग वैसे ही करेंगे, आप दोनों वहाँ पर चले जाएं। फिर रैन और लू वैन फॉरेस्ट के पायरमेंट की तरफ चलना शुरू करते हैं। वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। लू वैन रैन से कहता है, रैन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि एक डंजन के अंदर तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, क्या ये बात सच है? रैन उसे कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। लू वैन उसे कहता है, तुम्हें इस सारी बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पहली बार कोई अवेकन होता है, जब उसे पहली बार डबल वेकनिंग मिलती है, तो डंजन का इवोल्यूशन मूड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए तुम्हारे साथ जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग मारे जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, तुम्हें सब की सोच का परेशान नहीं होना चाहिए। रैन उसे कहता है, मिस्टर लू वैन आप भी तो एक अवेकनर है, क्योंकि आप फर्स्ट एचिलॉन है, मुझे लगता है कि आपको भी डबल अवेकनिंग मिली है। तो पहली बार आपका जो इवोल्यूशन मूड वाला सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? लू वैन उसे कहता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं न्यू मेंबर्स की एक टीम को लेकर एक डंजन के अंदर गया हुआ था। मैं उन सबको लीड कर रहा था। वो सारे ही न्यू थे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ना ही उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था। वहाँ पर मेरे बहुत सारे नए मेंबर्स मारे गए थे, लेकिन काफी सारे बच भी गए थे। यहीं पर वो रैन को फर्स्ट एचिलॉन बनने के बारे में बताता है। वो रैन को बताता है कि वो अवेकनर जिसको डबल अवेकनिंग मिली हो वही सिर्फ फर्स्ट एचिलॉन बन सकते हैं, जो लोग अपने ब्लड थर्स्ट के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग को डबल अवेकनिंग मिलती है तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के बढ़ने के साथ साथ ही बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि किसी को मारने की फीलिंग। अगर हम लोग इन सारी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग एक फर्स्ट एचिलॉन बन जाते हैं, और जो लोग ये करने में कामयाब नहीं होते वो लोग फेल हो जाते हैं। फिर वो रैन से कहता है, क्या तुम कभी स्काई टावर में गए हो? क्या तुमने कभी स्काई टावर के एवोल्यूशन मोड को देखा है? रैन से कहता है, हाँ मैंने देखा है। रैन उससे पूछता है, तुम्हें पता है कि स्काई टावर है क्या, इसकी मिस्ट्री क्या है? लू वैन से कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जितने लोग भी अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते, जो डबल अवेकनर्स होते हैं और जो लोग फेल हो जाते हैं, वो सारे उसी जगह पर जाकर मरते हैं। स्काई टावर को उनका ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। उन सबको वहीं पर हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया जाता है। सिस्टम ने उनको वहाँ पर ट्रैप कर दिया है, वो सिर्फ वहाँ पर फाइट करते हैं और दोबारा से रीसेट हो जाते हैं। रैन जल्दी से अपने ग्रेड ऑफ एवोल्यूशन को अपनी ग्रेट स्वॉर्ड फॉर्म में ले आता है और उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लू वैन उसे कहता है, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फर्स्ट एचिलॉन की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तुम आज अपनी आंखों से देखोगे कि फर्स्ट एचिलॉन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लू वैन अपने हाथों को यूज करते हुए बहुत सारी इलेक्ट्रिक टाइप की पावर को इकट्ठा करता है और उसके बाद उन मॉन्स्टर्स की तरफ एक जबरदस्त स्टैंस लेते हुए नीचे से खड़ा होकर, वो क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर हवा में उड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर अटैक करता है। तो उनके ऊपर एनर्जी बॉल्स फेंक रहा होता है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहीं पर मरते जाते हैं। रैन भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा ओवर पावर है, इसने सिर्फ एक ही सिंगल मूव के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। रैन कहता है, इस सिंगल पर्सन की पावर इतनी ज्यादा है कि ये तो अकेले 3-4 गिल्ड्स का मुकाबला कर सकता है। रैन कहता है, तो ये तो फर्स्ट एचिलॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी ऐसी ही स्ट्रेंथ चाहिए, पता नहीं मैं कब फर्स्ट एचिलॉन बन पाऊंगा। लू वैन उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से हम लोग इस पायरामिड के अंदर चलते हैं और जाकर अपना काम खत्म करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे जरूरी काम करने हैं। रैन उसे कहता है, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। लू वैन उसके आगे आगे चल रहा होता है। रैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, फर्स्ट एचिलॉन, मैं भी एक फर्स्ट एचिलॉन बनूंगा, बहुत ही जल्दी, मेरी पावर तुमसे ज्यादा हो जाएगी। फिर वो दोनों चलते हुए पायरामिड ऑफ हॉरस के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल होता है। लू वैन कहता है, इसका पोर्टल तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, बाहर तो ऐसी कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं दिखाई दे रही। चाहे बाहर से ये बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं सुके कहाँ पर है। वो दोनों जैसे ही उस पायरामिड के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं सुके बहुत सारे टेंटिकल्स में लिपटी होती है और साथ ही वो कुछ बड़बड़ा रही होती है। वो उन सबसे कहती है, मैंने इस दुनिया की असल हकीकत को जान लिया है। रैन लू वैन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये अभी तक भी सूखे है या फिर इसकी बॉडी पर किसी और ने कंट्रोल कर लिया है या फिर ये एक मॉन्स्टर बन चुकी है? लू वैन उसे कहता है, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, अगर इस पर अटैक करना पड़े तो कर देना, क्योंकि अब ये मॉडिफाई हो चुकी है, इसकी बॉडी पर किसी मॉन्स्टर ने कम्प्लीटली कब्जा कर लिया है। यहीं पर लू वैन मास्टर डू के साथ होने वाली अपनी बात को बताता है कि इस डंजन में आने से पहले मास्टर डू ने उससे क्या कहा था। मास्टर डू ने उसे कहा था कि तुम्हें सूके और रैन को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तुम उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें बाकियों को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो तुम कर सकते हो, उनको मार भी सकते हो। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। रैन आगे बढ़ता है और सूके से बात करने के लिए जाता है, जबकि लू वैन उसे कहता है, यहाँ पर वापस आओ, मुझे इसके साथ फाइट करने दो, तुम इसे नहीं संभाल पाओगे, ये हमारी सूके नहीं है, ये चाहे जो कुछ भी है इसको आज मरना होगा। रैन उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सूके उसे कहती है, क्या ये तुम हो? क्या तुम हो ज़ेंग रैन? मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है और बार बार उसका नाम पुकारती है और फिर अपने टेंटिकल्स से उस पर अटैक कर देती है। रैन उसके टेंटिकल्स को ब्लॉक करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। सूके उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि आंख के बदले आंख ली जाती है? तुम ही मेरे भाई को मारा था, मैं तुम्हें
तुम्हें मार डालूंगी। लू वैन कहता है यहाँ की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा बुरी है, उसके टेंटिकल्स तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ रैन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं तो उसके टेंटिकल्स को मूव करता देख भी नहीं पा रहा, और अगर रैन इसी तरह इसके साथ फाइट करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि रैन उससे बच पाएगा। सूके उसे कहती है मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। उसी वक्त वो अपने एक टेंटिकल को रैन पर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया है। वो टेंटिकल जैसे ही रैन के सर में लगने लगता है, रैन उसी वक्त अपने फैंटम स्किल को एक्टिवेट करता है और वो टेंटिकल उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। रैन अब क्योंकि अपने फैंटम मोड में है, वो जंप करता वो आगे की तरफ चला जाता है और उसे कहता है सूके मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो और मैं इस बात को मानता भी हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं बल्कि असली वाली सूके से जो कि अंदर है, ना कि ये वाली जो कि मॉन्स्टर है। रैन की ये वाली बात सुनने के बाद सूके रोना शुरू कर देती है, साथ ही उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं। लू वैन कहता है अभी मेरे पास एक चांस है। सूके का ध्यान थोड़ी देर को भटक चुका है। लू वैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपने एक स्पेशल मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लू वैन के अटैक की वजह से सूके जो कि मॉन्स्टर फार्म में है वो दूर जाकर दीवार के साथ जाकर गिरती है। रैन उसे कहता है क्या तुमने उसको मार डाला? लू वैन कहता है नहीं, वो अभी तक जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस हॉरस को मारना इतना भी ज्यादा आसान होगा। और साथ ही उनके पास एक विंडो ओपन होती है और उन्हें कहा जाता है कि तुम लोगों ने फर्स्ट फेज को कंप्लीट कर लिया है, अब सेकंड फेज की बारी है। हॉरिस उन सबसे कहती है कि इंसान बहुत ज्यादा वीक होते हैं अपने इमोशंस की वजह से। जब भी कभी क्रिटिकल मोमेंट आता है तो वो अपने इमोशंस के हाथों बह जाती है। हालांकि इस लड़की के अंदर जितना भी नफरत थी मैंने उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी ये मेरे किसी काम नहीं आई। वीक हमेशा वीक ही रहते हैं और साथ ही वो उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और उन सबसे कहती है मुझे लगता है कि सभी को मुझे खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, मेरी नफरत को ये कमजोर लड़की नहीं बर्दाश्त कर सकती। लू वैन भी उसकी रियल बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सुना था कि हॉरिस की कोई भी बॉडी नहीं है, उसकी कोई भी फिजिकल शेप नहीं है, इस डंजन में जो कुछ भी दिख रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हॉरिस उन सबसे कहती है मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है पहली बार एक फिजिकल फॉर्म लेने पर, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने फिजिकल फॉर्म में नहीं आई। और साथ ही हॉरिस अपने स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम गॉड ड्रीम है। लू वैन तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन मैं इसके गॉड ड्रीम में नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसके गॉड ड्रीम में फंसा हुआ हूँ। लेकिन साथ ही वो जैसे पीछे रैन की तरफ देखता है, रैन के ऊपर हॉरिस के गॉड ड्रीम का इफेक्ट हो चुका होता है, रैन उसके गॉड ड्रीम में फंस चुका होता है। हॉरिस उसे कहती है अब तुम इसको नहीं जगा सकते, ये मेरे गॉड ड्रीम के अंदर है, जहाँ पर ये अपने सबसे बुरे यादों और सबसे बुरे सपनों को जिएगा। इसे इसकी पास की मेमोरीज दिखाई जाएंगी जो कि इसे हांट करती आई है, जिनकी वजह से इसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। लू वैन उसे कहता है तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, तुम रैन को छोड़ दो, हम दोनों फाइट करते हैं। वो उसे कहती है तुमने अभी मेरी पावर्स को देखा नहीं, मेरे पास नथिंगनेस की पावर है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास तो मेरे सामने जीतने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन रैन तुमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उसके पास जीतने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब जबकि रैन मेरे गॉड ड्रीम के अंदर है तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे साथ कोई छोटी सी लिटिल गेम खेल सकती हूँ। और साथ ही हॉरिस अपनी पावर्स को यूज करते हुए जमीन के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकाल लेती है और उन सारे टेंटिकल्स की मदद से लू वैन के ऊपर अटैक करती है। लू वैन उसके सारे टेंटिकल्स को अपनी डैगर की मदद से ब्लॉक कर रहा होता है। हॉरिस उसे कहती है चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं, एक छोटी सी माइंड गेम। चलो मैं तुम्हें रूल्स बताती हूँ। मेरी गेम के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं। मैं अपने टेंटिकल से तुम पर अटैक नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ज़ेंगरैन के ऊपर अटैक करूंगी। ज़ेंगरैन क्योंकि मेरे गॉड ड्रीम के अंदर ट्रैप है, इसलिए वो वहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। और अगर मैं उस पर अटैक करती हूँ, अगर तुम आगे बढ़कर मुझ पर अटैक करते हो तो तुम रैन को नहीं बचा पाओगे, लेकिन अगर तुम रैन के सामने खड़े होकर रैन को मेरे टेंटिकल से बचाते हो तो तुम मुझ पर अटैक नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, ज़ेंगरैन के पास भी सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मेरे डिवाइन ड्रीम के अंदर वो मर जाए या फिर यहाँ पर फिजिकली उसकी बॉडी मेरे इन अटैक्स की वजह से मारी जाए। तो तुम्हारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है, ज़ेंगरैन को छोड़ दो और मेरे पर अटैक करो, ताकि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो शायद ज़ेंगरैन भी बच जाए। लू वैन जल्दी से रैन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तो ये तुम्हारा प्लान है, रैन के ऊपर अटैक करना ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ। अगर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वो जाके ज़ेंगरैन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं रैन को प्रोटेक्ट करता हूँ जब तक कि वो तुम्हारे डिवाइन ड्रीम के अंदर से बाहर नहीं निकल आता, और उसके बाद ये तुम्हें मार डालेगा। हॉरिस उसे कहती है तुम कब तक यहाँ पर सामने खड़े रहकर इसको बचा सकते हो, क्योंकि मेरी जो एबिलिटी है ये एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। लू वैन उसे कहता है तुम्हें अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है कि अभी तक मैं यहाँ पर हारा नहीं हूँ, मैं एक फर्स्ट एचिलोन हूँ और लगता है कि तुम मेरी पावर्स को बहुत ज्यादा कम आंक रही हो। अगर यहाँ पर कोई बेस्ट हंटर भी आ जाए वो भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। लू वैन जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है जब मैं अपनी इस तलवार को यूज करूंगा उसके बाद तुम्हारी जो स्पेशल एबिलिटी भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी।
हॉरेस उसे कहती है तुम इंसान तो बहुत ज्यादा अजीब हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, फिर भी तुम इस उम्मीद को नहीं छोड़ रहे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। लू वैन उसे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं पहली बार फर्स्ट एचिलॉन बना था, यानी मुझे डबल अवेकनिंग मिली थी, मैं एक डंजन के अंदर था, वहाँ पर मेरी लवर भी मेरे साथ थी। फाइट में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं और वो एक मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। मैंने बस उसी दिन से फैसला कर लिया था कि मुझे जो डबल अवेकनिंग की जो पावर मिली है, इससे मैं लोगों को बचाऊंगा, ना कि इसे किसी और मकसद के लिए यूज करूंगा। बहुत सारे लोग इस पावर को हासिल करने के बाद पागल हो जाते हैं और वो पागलों की तरह मॉन्स्टर्स को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने साथियों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये तलवार मुझे उसी दिन रिवार्ड में मिली थी और मैंने फैसला कर लिया कि इस तलवार को मैं सिर्फ उसी दिन यूज करूंगा जब मैं किसी की जान बचाऊंगा। और साथ ही दिखाते हैं कि वो सारे के सारे टेंटिकल्स रैन पर अटैक करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी वक्त लू वैन अपनी तलवार को यूज करते हुए उसकी पावर्स को रिलीज करता है, जिससे वो सारे के सारे टेंटिकल्स वहीं पर डिसअपियर हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लू वैन उसे कहता है ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब एक फील्ड के अंदर किसी हंटर ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट किया होता है और उसके सामने कोई दूसरा हंटर अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है जो कि उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो पहले वाले की जो कि वीक होती है वो बहुत नॉलिफाई हो जाती है। लू वैन उसे कहता है चाहे तुम कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, चाहे तुम इस पायरामिड की गॉड ही क्यों ना हो, मेरी स्पेशल एबिलिटी के सामने तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए तुम्हारे ये टेंटिकल्स मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। अब तुम्हें दिखाता हूँ कि फर्स्ट एचिलॉन की एब्सोल्यूट पावर क्या होती है। हॉरिस हंसते हुए उससे कहती है तुम्हारी पावर्स तो काफी ज्यादा है क्योंकि तुम एक फर्स्ट एचिलॉन हो, फिर भी मुझे ये बात मानना पड़ेगी कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के काबिल हो। लू वैन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे मारने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, हॉरिस हंसते हुए उससे कहती है क्या तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम इस बारे में श्योर हो। लू वैन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साथ ही वो अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हॉरिस उसे कहती है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वाकई में दिमाग है, इसीलिए तुमने जल्दी से फैसला कर लिया। तुम्हें पता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देती हो तो तुम्हारा वो दोस्त ज़ेंग रैन वो अपनी डिवाइन ड्रीम के अंदर है और उस सारी इल्यूजन को मैं कंट्रोल करती हूँ। अगर तुम मेरी फिजिकल बॉडी को यहाँ पर मार देते हो, अगर रैन उस डिवाइन ड्रीम के अंदर से निकल भी आता है तो भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देगा, या तो वो सारी जिंदगी के लिए पागल हो जाएगा या फिर कोमा में चला जाएगा। अब लू वैन के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिर्फ वहाँ पर रहकर रैन को डिफेंड करने के, क्योंकि वो अटैक करके हॉरिस को मार नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उसको मारेगा तो रैन उसके डिवाइन ड्रीम से नहीं निकल पाएगा और निकलेगा भी तो वो पागल हो जाएगा। लू वैन उसके टेंटिकल्स को ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है रैन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जल्दी से इसके डिवाइन ड्रीम से बाहर निकलो ताकि हम दोनों मिलकर इसको मार सके।